हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग इन चैनल। मैं हूं सुखमय मनीष शुक्ल। हम इस सीरीज के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं जीएस के बिहार के पेपर। बिहार जुडिशरी में जो जीएस के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हो चुके हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पे 1 लाइन फॉर्मेट में आंसर तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शंस बदल जाते हैं लेकिन आंसर तो नहीं बदलेगा ना क्वेश्चन का। और कई क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते रहे हैं और आगे भी होंगे, तो इसको आप कम से कम 2 बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। बाकी बिहार जुडिशरी से रिलेटेड बहुत सा मटेरियल आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, लॉग इन चैनल पर पड़ा हुआ है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस मटेरियल को भी चेक कीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक पेपर हम करा चुके हैं बिहार जुडिशरी का जीएस का। दूसरा पेपर स्टार्ट करते हैं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2011। इसमें कुल प्रश्न 100 आए थे। पहली बार 2011 में 100 क्वेश्चन जीएस के आने शुरू हुए थे। इससे पहले 50 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर सीधा सीधा आपको तैयार कराएंगे और ऑप्शंस बदल जाएंगे लेकिन आंसर वही रहेगा ना, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ। कौन से वर्ष से शक संवत प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी से। निम्न में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया था, किसने बुलाया था? कालाशोक ने। किसने बुलाया था? कालाशोक ने। बौद्ध परिषद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको तीनों बौद्ध परिषद किसने बुलाई थी, कहाँ पर बुलाई थी और उनका अध्यक्ष कौन था, ये याद होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन है जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? आंसर होगा भद्रबाहु। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध शासक। सांची का विशाल स्तूप किस समय का है? मौर्यों का। दक्षिण भारत के साहूकार का क्या नाम था? चेती। दक्षिण भारत के साहूकारों क्या कहते थे? चेती। फाहियान ने भारत की यात्रा किसके समय में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला 9वां क्वेश्चन है कुमार संभवम का लेखक कौन था? तो कुमार संभवम का लेखक था कालिदास। अगला क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए? तो भारत में सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है चोल युग बहुत प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। ग्रामीण सभाएं जो चोल युग में होती थी उनके लिए उसको विशेष रूप से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है परमार वंश स्थापित किया था? तो राजा उपेंद्र ने। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? राजा उपेंद्र। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद थे। वो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? पद्मिनी की घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो जिस किसी ने पद्मावत पिक्चर देखी है उसको पता होगा कि पद्मिनी की घटना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। किसने विकसित की उर्दू एक नई भाषा? मुसलमानों ने विकसित की। और ये अरबी, फारसी और हिंदी का मिक्सअप माना जाता है उर्दू, और इसको विकास किसने किया? मुसलमानों ने। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद लिखी अलवर्णी ने। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अलवर्णी ने किताब उल हिंद लिखी थी। अगला क्वेश्चन है निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था कबीर। अगला क्वेश्चन है सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था सर थॉमस रो। अगला क्वेश्चन है शेख निजामुद्दीन औलिया था एक सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? एक सूफी संत थे। पद्मावत किसने लिखी थी? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। देखिए केवल पद्मावत से 2 क्वेश्चन आ गए, रानी पद्मिनी से और एक पद्मावत से। अगला क्वेश्चन है भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इसको कुछ लोग ट्रिक से भी याद करते हैं, तो वो ट्रिक आप देख लीजिए। वैसे बहुत सिंपल है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था। दीन इलाही क्या था? एक व्यवहार संहिता थी, या फिर अगर ऑप्शन में धर्म है तो ये एक प्रकार का मजहब था, एक प्रकार का धर्म था। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि दीन इलाही कब लागू किया था, तो इससे ये भी क्लियर होता है कि 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है एक फौजदार प्रभारी होता था एक परगना का। फौजदार किसका प्रभारी होता था? परगना का। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है बिहार में क्रांति को किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया? तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था अमर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था?
तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो था वो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित सबसे ज़्यादा किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अगला क्वेश्चन 28 है, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य थे लेबर पार्टी के। स्टैफोर्ड क्रिप्स किसके सदस्य थे? लेबर पार्टी के। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में यूपी के या बीपीएससी के पीसीएस वाले एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब क्वेश्चन 32 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है, बंगाली जो कलकत्ता के प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये जो बंगाली समाचार पत्र था इसके माध्यम से जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन 34 है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो उसमें जो भी ऑप्शन थे उनमें से कोई भी नहीं था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक द्वीप नहीं है? तो उड़ान एक द्वीप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मीठे पानी की झील है? कोलेरू झील जो है वो मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3500 मीटर की ऊंचाई पर, 3500 मीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुत्का मत्स्य कहाँ पर होती है? तो भारत में मुत्का मत्स्य कोचीन में होती है। और कोचीन कहाँ पर है? कोचीन केरल में है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा राज्य टीन के उत्पादन में पहला स्थान है? तो टीन के उत्पादन में उस समय पहला स्थान मध्य प्रदेश का था। अभी आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या था? तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है गोविंद वल्लभ सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो कार्डेमाम पहाड़ियां भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 90.92% थी और आपको ये 2011 के अकॉर्डिंग याद करना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ज्वारीय परियोजना है? तो ज्वारीय परियोजना है भावनगर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति गोवा राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ये भी कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? रानीगंज को भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा और कन्याकुमारी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? असम राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था? कलपक्कम में। भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? कलपक्कम में। अगला क्वेश्चन है, कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जीवन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किस देश में पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, श्री विवेक कुंद्रा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा शासन में कौन सा पद ग्रहण किया था? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अब इसका कोई मैटर नहीं है, अब तो सरकार उसके बाद एक और बदल चुकी है। अगला क्वेश्चन है, उस दूरबीन का नाम बताइए जिसे डेल्टा 2 रॉकेट पर अमेरिकी एजेंसी नासा ने 2009 में लगाया था। तो 2000 ये भी करंट का क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य संघीय सूचना प्राधिकारी। अगला क्वेश्चन है, INS विराट नामक भारतीय नौसेना में एकमात्र वायुयान भारत 1964 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? HMS हरम्स। HMS हरम्स जो था उसको हमने ब्रिटेन से खरीदा था। रॉयल ब्रिटिश नेवी में ये HMS हरम्स नाम से था और इंडिया में जब इसको शामिल किया गया तो INS विराट के नाम से शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क नामक कार किस कंपनी ने बनाई? सेवरोले ने। अगला क्वेश्चन है, उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका रिकॉर्ड 2009 में राहुल द्रविड़ ने तोड़ा? मार्क वाह। ये भी करंट का क्वेश्चन है, अब नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था जिन्हें G20 कहते हैं शिखर वार्ता कहाँ पर हुई थी? ये भी करंट का क्वेश्चन है, अब नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ करंट के क्वेश्चन हैं 57 के आगे जो स्किप करते हैं
और हम पहुंच जाएंगे सीधे सीधे 71 क्वेश्चन नंबर पर। तब तक करंट के क्वेश्चन थे। 71 क्वेश्चन नंबर दिया गया, धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता और सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका है चुंबक के प्रति इसका आकर्षण। चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ 1.5 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को शीघ्रता से ठंडा करेगा? मोटर का तेल। कौन सा पदार्थ शीघ्रता से ठंडा करेगा? मोटर का तेल। साइंस के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 73, ईंधन की हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विघटित कर देगा। लकड़ी पर यह क्रिया करने को क्या मिलेगा? लकड़ी पर अगर लकड़ी को अगर हवा की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो चारकोल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं, आवृत्ति का मापक क्या है? तो आवृत्ति का मापन हर्ट्ज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाला बल का परिमाण कितना होगा? 4 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? मैग्नेट्रॉन। अगला 78 नंबर है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 है तो वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। 79, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबा छलांग लगा पाता है। इसका कारण है गतिमान अवस्था की जड़ता। इसका कारण क्या है? गतिमान अवस्था की जड़ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी। बंदूक की गोली किसे लगेगी? बंदर को लगेगी। अगला क्वेश्चन है 81, प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक मुक्त रूप से ऊंचाई से गिरती वस्तुओं का आवेग बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पूर्णतः भरी बोतल के पानी के घनीभूत होने पर बोतल टूट जाती है क्योंकि जम जाने का आयतन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, बाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि बाष्प में गुप्त ताप होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल भी। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाएं तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत कितनी है? 1 इकाई। इसको चाहे तो आप सॉल्व करके सीख लीजिए और चाहे तो इसको याद जरूर कर लीजिए क्योंकि कई बार यही डिजिट रिपीट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है केवल एक दिशा में प्रभावित होने के लिए। 89 क्वेश्चन नंबर है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है। बुध जो है वो सूर्य का निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 91, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 92 है, सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन 93, पृथ्वी की पपड़ी से सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल था जो मैंने सॉल्व किया और आंसर आया 79.5। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्न तरीके से हो सकती है? डीएनए का परिणात्मक संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? मछली। 97, किस स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? किसी स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं और यही मेन डिफरेंस होता है जो स्तनपायी को निर्धारित करने में आता है। तो याद रखिए 4 कोष्ठ होते हैं। शेष 3 प्रश्न गणित के हैं तो वो सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। अब वैसे अब 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, पहले 3 भी क्वेश्चन आ जाते थे लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप तो जानते ही हैं। तो इस तरीके से हमने 2011 का ये पेपर सॉल्व कर लिया है। आगे हम अगला पेपर जो है वो 2013 वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि 2012 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2013 में हुआ था। इसके बाद तो 2013 का जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी आप अगर कुछ इस तैयारी में या इस तरीके के वीडियो में चेंजेस चाहते हैं तो फिर आप उसके बारे में भी हमको बताइए। 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। तेज़ी से मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा
नॉलेज प्राप्त कर सकें। अगर आपको स्पीड तेज लग रही तो भी कमेंट कीजिए, हम स्पीड आगे से धीमी करने की कोशिश करेंगे। कल आपको अगला पेपर 2013 वाला मिल जाएगा, उसको भी तैयार कीजिएगा। और बाकी हम आपके लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको देखिए और बताइए क्या आप हमसे क्या और चाहते हैं कि हम किस प्रकार का वीडियो बनाएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक ही चीज़ है जो मैं आपसे कहता हूं कि शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे नहीं और फिर ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये बेकार हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की मेहनत करता रहूँ तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।